मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 1909 ईस्वी के भारतीय अधिनियम के कारण व विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा शासन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की, परंतु ये अधिनियम कमियों के कारण भारतीयों को उचित शासन प्रदान नहीं कर सका, जिसके कारण सरकार को 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पास करना पड़ा, जो भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विकास किया गया, परंतु यह अधिनियम भी अधिकांश भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इधर 1892 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक का काल भारत में उथल पुथल का समय था। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगातार उग्र विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था। पाल लाल के नेतृत्व में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास खो दिया तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार जैसे तरीके अपनाकर ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर लेने के मूड में वो उतर आए। दूसरी तरफ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो कार्य किए गए, उन कार्यों के तहत भारत का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य दूषित हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र ने भी भारतीय जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया था। इसलिए सरकार द्वारा ये अनुभव किया जाने लगा कि यदि समय रहते संवैधानिक सुधारों की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो परिस्थितियां काबू के बाहर हो जाएंगी। अतः विवश होकर सरकार को 1909 ईस्वी का अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस 1909 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे। 1909 ईस्वी के एक्ट के पारित होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जैसा कि 1892 ईस्वी के एक्ट से असंतोष। 1892 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट न कर सका। उनमें असंतोष की भावना ज्यों की त्यों बनी रही। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषदों को बहुत कम अधिकार दिए गए थे। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तक न था। वह बजट के विभिन्न अंगों पर वोट भी नहीं डाल सकते थे। इन त्रुटियों के कारण भारतीयों को इस एक्ट से बहुत निराशा हुई। देश में चारों ओर राजनीतिक असंतोष फैलने लगा। इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह शासन में कुछ सुधार करे। दूसरा कारण था प्लेग अथवा अकाल। 1896-97 ईस्वी में देश के कई भागों में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। इसमें हजारों व्यक्तियों की जानें चली गई, परंतु सरकार ने लोगों की सहायता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उधर बम्बई, पूना आदि नगरों में प्लेग फैल गया, जिसके कारण भी बहुत सारे लोग मृत्यु के ग्रास में चले गए। सरकारी अधिकारियों ने लोगों की थोड़ी बहुत सहायता की तो थी, परंतु जनता ने के प्रति उनका व्यवहार कोई अच्छा नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग सरकार के विरुद्ध हो गए और लोगों की बढ़ती हुई विरोधी भावनाओं को देखते हुए सरकार को शासन में सुधार करने के लिए विवश होना पड़ा।
अगला कारण है लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। लॉर्ड कर्जन पक्का साम्राज्यवादी था और उसने भारतीयों की भावनाओं को काफ़ी चोट पहुंचाई। वह भारतीयों को शासन के अयोग्य समझता था। बंगाल का विभाजन करके उसने हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट डालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने देश में सांप्रदायिक दंगे भी करवाए। कर्जन के इन कार्यों के कारण जनता में रोष बढ़ गया और उसकी सुधारों के लिए मांग और भी प्रबल हो गई, जिसके कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार को ये सुधार अधिनियम पारित करना पड़ा। अगला कारण है उग्र दल का उदय। सरकार की दमनकारी तथा प्रतिक्रियावादी नीति के कारण भारत के नौजवानों में क्रांति तथा आतंकवाद की भावनाएं फैलनी शुरू हो गई। नौजवानों में उग्रवादिता को फैलाने में तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के तहत भारत को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उग्रवादियों ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सशस्त्र आंदोलन करने शुरू कर दिए। देश में प्रस्तावों की जगह बम्बों ने ले ली। ये देखकर सरकार को घबराहट होने लगी और वह शासन में सुधार करने के लिए विवश हो गई। अगला कारण है भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा। 20वीं शताब्दी की शुरू में ही भारत के लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। इसका कारण ये था कि सरकार ने लगान और सच्चाई का कर बढ़ा दिए थे। इसके साथ ही उद्योगों को भी नष्ट कर दिया और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। इन सभी बातों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। उनके सामने सुधारों की मांग के अतिरिक्त कोई और रास्ता न था। इसके अतिरिक्त 1909 के सुधार अधिनियम के पारित होने के और भी कारण थे, जैसे कांग्रेसियों द्वारा सुधारों की मांग। 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि भारत का शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए और यह भी मांग की गई कि भारत में भी उपनिवेशिक स्वशासन होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोखले भारत सचिव लॉर्ड मार्ले से स्वयं मिले और उन्होंने उनके सामने कांग्रेस की ये मांग रखी। मार्ले भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज्य पर तो सहमत ना हुए, परंतु उन्होंने कुछ सुधार करने का वचन अवश्य दे दिया और इसी कारण ये सुधार अधिनियम पारित हुआ। अगला कारण है विदेशों में भारतीयों से दुर्व्यवहार। कनाडा, फिजी और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इन देशों में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। इन सब बातों से भारतीयों को बहुत दुख हुआ और उनमें राष्ट्रता की चेतना उत्पन्न हुई और वे भी ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करने लगे। अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण भी अधिकारों की मांग को काफ़ी बल मिला। जैसे 1896 ईस्वी में एबिसिनिया ने इटली को बुरी तरह पराजित कर दिया और 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। इन घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी पश्चिम देश को हराना कोई असंभव बात नहीं है और इसके कारण भारतीय जवानों में आत्मविश्वास की भावना उठी। वे अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रयत्न करने लगे। इस बात ने अंग्रेजों को सुधारों के लिए विवश कर दिया। आगे है आतंकवादियों की गतिविधियाँ। सरकार की दमन नीति के कारण देश में आतंकवादियों की गतिविधियाँ तेज हो गई। आतंकवादियों का संवैधानिक तरीके से में कोई विश्वास न था। वह हिंसात्मक तरीके अपनाने के पक्ष में थे। अतः देश में राजनीतिक डकैतियाँ तथा सरकारी अधिकारियों की हत्याएं बढ़ गई। सरकार ने भी आतंकवादियों का दमन करने में चाहे कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु अंत में सरकार संवैधानिक सुधारों के लिए विवश हो गई,
क्योंकि वह मानती थी कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कुछ सुधार अवश्य करने पड़ेंगे। इन कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण भी विद्यमान था इस एक्ट के पारित होने में कि इंग्लैंड में उदारवादी दल की विजय। 1905 ईस्वी में इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां उदारवादियों की विजय हुई। परिणाम स्वरूप उदारवादियों ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने लॉर्ड मिंटो को भारत का गवर्नर जनरल और जॉन मार्ले को भारत मंत्री नियुक्त किया। इन दोनों अधिकारियों की भारतीयों के साथ बड़ी सहानुभूति थी। वे शासन में सुधार करने के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने ये सुधार अधिनियम जल्द पारित करने का भारतीयों को विश्वास दिया और 1909 ईस्वी में इस नियम को पारित किया। तो ये थे भारत में 1909 ईस्वी के भारतीय सुधार नियम के पारित होने के कारण। विभिन्न परिस्थितियों में मजबूरन ब्रिटिश सरकार को 1909 ईस्वी का सुधार अधिनियम पारित करना पड़ा। तो इस अधिनियम की क्या धाराएं थी, अब हम उसको जानेंगे। पहली धारा रखी गई, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि। इस एक्ट के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई और इसके बाद ये सदस्य संख्या 69 हो गई। दूसरी धारा थी प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि। इस एक्ट के अनुसार मद्रास, बंगाल, यूपी, बम्बई, बिहार और उड़ीसा की विधान परिषदों की संख्या, जो सदस्य संख्या थी, वो भी 50 कर दी गई। पंजाब, असम और बर्मा की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। तो इन प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। आगे है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत। केंद्रीय विधान मंडल में सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई। कुल 69 सदस्यों में से 37 सरकारी तथा 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 28 सरकारी सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, बाकी 2 सदस्य पदेन सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्यों में से भी 5 सदस्य गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 6 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। ये भी धारा इसमें अंकित की गई। इस एक्ट की अगली धारा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत। प्रांतों की विधान परिषदों में भी गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई, परंतु कुछ गैर सरकारी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये सदस्य सरकार की नीतियों का ही समर्थन करते थे, इसलिए वास्तविक बहुमत सरकार के पास ही होता था। अगली धारा थी विधान सीमित तथा भेदभावपूर्ण मताधिकार। 1909 के एक्ट से भारतीयों को परिषद के चुनाव में भाग लेने का अधिकार तो मिल गया, परंतु मतदान का ये अधिकार बहुत ही सीमित और भेदभाव था। केवल वही व्यक्ति मतदान में भाग ले सकते थे जिनकी या तो आय बहुत अधिक होती थी या जिन्हें सरकार की ओर से कोई विशेष उपाधियां मिली हुई थी। तो मुसलमानों और अन्य जातियों के मतदाताओं की मताधिकार योग्यता में भी भेदभाव रखा गया था। अगली धारा थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 1909 ईस्वी के एक्ट में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जिक्र नहीं है। विधान परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रांतीय परिषदों, जमींदारों, भारतीय व्यापार मंडल और यूरोपियन संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा होता था। साधारण जनता को केंद्रीय विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं था। केंद्र में 650
और विधान परिषद में केवल 200 व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त था। इस प्रकार जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी वो भी इस एक्ट की धारा मानी गई। अगली धारा थी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। 1909 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत में संयुक्त चुनाव प्रणाली के स्थान पर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इस एक्ट से विधान परिषदों में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमान मतदाता केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। वे केंद्रीय विधान परिषदों में भी अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सदस्य भेज सकते थे, लेकिन हिंदुओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके कारण भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था हुई। अगली धारा थी भारत के कुछ भाग प्रतिनिधित्व से वंचित। 1909 ईस्वी के एक्ट में भारत के कुछ भागों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखा गया। ये प्रदेश थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कुर्ग, अजमेर और मारवाड़ आदि। ये सभी प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के अधीन थे। इसके विपरीत देश के कुछ भागों को उनके अधिकार से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगली धारा थी इस एक्ट की भारतीय सचिव तथा गवर्नर जनरल के अधिकार। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय सचिव को बंगाल, बम्बई, मद्रास में कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 तक बढ़ा देने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल को प्रांतों के लिए कार्यकारिणी परिषदों के निर्माण का भी अधिकार दिया गया। तो ये थी 1909 ईस्वी के एक्ट की धाराएं। अब 1909 ईस्वी का एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने मजबूरन पास किया, उस एक्ट का भारतीयों के लिए क्या महत्व था? भारतीयों के लिए इस एक्ट का जो भारतीयों पर प्रभाव पड़ा वो मिला जुला था। भारतीयों को बहुत कम इस एक्ट का लाभ हुआ, जबकि इस एक्ट की से भारतीयों को बहुत सारी हानियां उठानी पड़ी, परंतु फिर भी इस एक्ट का कुछ एक महत्व था। तो क्या महत्व था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक्ट भारत की संवैधानिक उन्नति की ओर एक ठोस कदम था। यह 1892 ईस्वी के एक्ट की अपेक्षा अधिक व्यापक और सुधारात्मक एक्ट था। इस एक्ट द्वारा भारतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और इसके अतिरिक्त इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को अधिक मताधिकार भी प्राप्त हुआ। तो इतना होना भी इस एक्ट की भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इन सब बातों के बावजूद भी यह एक्ट कुल मिलाकर भारतीयों के लिए निराशाजनक ही रहा। इस एक्ट से भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस एक्ट द्वारा भारत में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हुई। इस एक्ट का मुख्य दोष भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ करना था। यह प्रणाली आगे चलकर भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई और हम ये कह सकते हैं कि 1909 ईस्वी के एक्ट ने भारतीयों को वास्तविकता के स्थान पर अधिकारों की छाया तो प्राप्त हुई, परंतु भारत में सांप्रदायिकता का जो अंग्रेजों ने बीज बोया और वो बीज आखिर तक क्या हुआ कि भारत में फूट डालो और राज्य करो नीति के आधार पर भारत के विभाजन का कारण बना। तो ये थे 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के पारित होने के कारण और उसकी विशेषताएं अर्थात उसकी धाराएं। धन्यवाद।